फ्रीरन मेरे उन शोज में आ चुका है जिसके मेरे फेवरेट मोमेंट्स को देखने के लिए मैं सर्टेन एपिसोड खोलता हूँ और फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड दोबारा देख देता हूँ। और इस वीडियो को बनाते बनाते मैं आधे आने में 3-4 बार देख चुका हूँ। तो क्यों मैं इतना मर रहा हूँ एक स्लाइस ऑफ लाइफ फैंटेसी के लिए, और क्यों मैं चाहता कि तुम लोग भी इसके लिए मरने लगो, जो कि काफी लोग ऑलरेडी मर रहे हैं, काफी ट्रेंडी हो चुका है ये एनिमे। बेसिक प्रीमाइस फ्रीरन का इतना है कि एपिक फैंटेसी की एपिक जर्नी शो की शुरुआत में खत्म हो गई है। हमारे हीरोज की पार्टी मेन बॉस को हरा के वापस आ चुके हैं और हम लोग उन्हीं हीरोज के पार्टी के एल्फ मेज फ्रीरन को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि ये एल्फ है तो ये अनगिनत उम्र तक जीने वाली है, तो बाकी पार्टी मेंबर्स के लिए पूरे 10 साल की जर्नी थी, लेकिन फ्रीरन के लिए केवल 10 साल की। इसलिए वो बाकी से रिलेट नहीं कर पाती है कि काहे इन लोगों के लिए इतनी बड़ी बात है भाई। इसके बाकी पार्टी के मेंबर्स एक एक करके ओल्ड एज से मरने लगते हैं और उनके मरने के बाद इसे एक तरीके से क्रिंजनेस में कह दो कि इसे उनकी अहमियत समझ आने लगती है। तो फ्रीरन दोबारा नए पार्टी के साथ उसी सेम जर्नी में निकली है और पूरा शो इसी बारे में है कि इस बार वो मोमेंट्स को सही से चेरिश करेगी और साथ साथ वो अपनी पिछली जर्नी को भी याद करते और उनको अपने प्रेजेंट पे रिफ्लेक्ट करते चलेगी। कुल मिला के तुम्हें एक साथ 2 स्टोरीज पैरेलल में चलते हुए दिखाई जाएगी, एक प्रेजेंट वाली जर्नी और एक बैक स्टोरी में ओरिजिनल जर्नी। ये सेम वैसा है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ छोटे में कोई आरपीजी खेला था, अब तुम बड़े हो गए और तुमने दोबारा नॉस्टैल्जिया के लिए उसी आरपीजी को नए दोस्तों के साथ खेलना चालू कर दिया। अंतर बस इतना है कि इस बार न्यू गेम की जगह तुम न्यू गेम प्लस खेल रहे हो। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन ये सोच के मुझे अजीब सी सैडनेस हुई। और फ्रीरन का बेस्ट पार्ट यही मंडेन छोटे छोटे मोमेंट्स है। ये अकेला एनिमे है जिसमें कैरेक्टर्स का शॉपिंग जाना मेरा फेवरेट एस्पेक्ट है, जो कि रियल लाइफ में मुझसे ऐसा पूछ दोगे तो मुंह पे उबासियां फेंक मारूंगा। ये अकेला एनिमे है जिसमें एक कैरेक्टर रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ को अपने डिशेस का टेस्ट हमेशा बरकरार रखने के लिए कह रहा है और उस बात पे मेरे आंसू निकल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीरन में कूल एपिक चीजें नहीं है, जरूर है, लेकिन वो चीजें केवल ऊपर से छिड़के हुए चोको चिप्स है। असली स्कूप और फ्लेवर्स इन्हीं बेसिक सीन्स में, और ये चीज तुम साफ साफ मेन प्रोटैगनिस्ट के लाइफ के पर्पस में ही देख सकते हो। फ्रीरन को दुनिया के अजीबोगरीब यूजलेस स्पेल्स ढूंढने इकट्ठा करने में बड़ी मजा आती है, जैसे स्वादिष्ट गर्म चाय बनाने वाली स्पेल, पीतल से जंग हटाने वाली स्पेल, मीठे अंगूर को खट्टा करने वाली स्पेल जो कपड़ों को पिघला दे और उसका फेवरेट थिन एयर से फूल बनाना। तो ओके, समझ आता है कि भाई कैरेक्टर बड़ी क्वर्की है और कैरेक्टर्स का क्वर्की होना कोई यूनिक इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई। फ्रीरन इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब कोई इससे ऐसे पागलों वाले स्पेल्स जमा करने का रीजन पूछे। इसका जवाब बस इतना आता है कि किसी को इसका ऐसे वियर्ड स्पेल्स को जमा करना काफी अच्छा लगता था, तो इसलिए ये करती है। 私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。 और ये बात सुनने में उतनी कुछ इम्पैक्टफुल ना लगे, लेकिन ऐसे समझो कि इन वियर्ड स्पेल्स को कलेक्ट करना फ्रीरन की जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा है। तो वो अगला पर्सन इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा जो ये अपने सिली हॉबी को रीजन देने के लिए उसका नाम लेती है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी सिली चीज पे इंटरेस्ट हो, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे नजरों से नहीं, बाकी दुनिया की नजरों से, और फिर तुम्हें कोई कह दे कि तुम इसमें काफी बढ़िया हो, तो पक्का होगा कि उनकी ये बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी और मैं पक्का कह सकता कि तुम उस सिली चीज को और ताकत से करोगे। और ये फीलिंग को फ्रीरन में इतने सटल तरीके से दर्शाया गया है। ये चीज एनिमे के काफी शुरुआत में दिखाते हैं, तो मेरे लिए इस कैरेक्टर की डेप्थ 2 एपिसोड्स में काफी ज्यादा हो गई और मुझे समझ आने लगा कि मैं कुछ स्पेशल देख रहा हूँ। बाकी एनिमेस के मेरे फेवरेट सिनारियो ड्रामेटिक इमोशनल सीन्स होते हैं, या फिर एपिक सेल्फलेस डीड कराओ किसी कैरेक्टर ने, या फिर हाइप के साथ हियर कम्स अ कैवलरी। फ्रीरन का मेरा फेवरेट एस्पेक्ट इन कैरेक्टर्स का बर्थडे है। लेकिन 28 एपिसोड्स में टोटल 3 एपिसोड्स के मेन प्लॉट में किसी कैरेक्टर का बर्थडे होगा और बाकी लोग उसका गिफ्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, और सेम टाइप का प्लॉट होने के बावजूद ऑथर ने इतनी धाकड़ तरीके से सीन्स लिखे हैं कि तीनों के तीनों मेरे फेवरेट एपिसोड्स में से एक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक एपिसोड में हमारे पार्टी का टैंक वॉरियर स्टार्क का बर्थडे होता है और फ्रीडन की स्टूडेंट फेरन उसके साथ जाके उसे गिफ्ट दिलाने को डिसाइड करती है। उससे बात करके पता चलता है कि लड़के को अपना बर्थडे तक नहीं याद रहता है, या फिर कह दो कि उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके वॉरियर विलेज या किंगडम में ये बर्थडे बनाना और गिफ्ट देने का कस्टम नहीं होता है। उसके फैमिली यहाँ तक कि मास्टर ने तक भी कभी उसे गिफ्ट नहीं दिया होता है। फिर यहाँ बैक स्टोरी में भी दिखाते हैं कि उसका बाप सिर्फ उसके बड़े भाई की इज्जत करता है और स्टार्क को फेलियर मानता है। हाँ, टिपिकल एनिमे की सैड बैक स्टोरी, फादर और एल्डर ब्रदर इश्यूज, और इस चक्कर में स्टार्क को छोटे से ही अपने वॉरियर होने में इनसिक्योरिटी रहती है। फेरन स्टार्क को गिफ्ट दिलाती है, दोनों इन में पहुंचते हैं तो वहाँ फ्रीडन बड़ा सा हैमबर्गर पैटी बना रही होती है। तो यहाँ स्टार्क बताता है कि उसके मास्टर ने कभी उसे गिफ्ट नहीं दिया, पर बर्थडे में ऐसे पैटी बनाया करता था। तो यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देते हैं अगर तुम्हें नहीं पता तो, स्टार्क का मास्टर ही फ्रीडन के पहले जर्नी के पार्टी का वॉरियर होता है, और वो उनके जर्नी में भी किसी का भी जब बर्थडे होता है तो वही बड़ी सी पैटी बनाया करता था। उसके हिसाब से वॉरियर कस्टम है, एक वॉरियर दूसरे वॉरियर को उनकी मेहनत के लिए थैंक्स करने को ये पैटी बनाया करते थे। फ्रीडन स्टार को ये जब बात बताती है तो उससे तुरंत याद आता है कि छोटे में उसका बड़ा भाई भी उसके लिए ऐसे पैटी बनाया करता था। मतलब इस पूरे सिनारियो का सेटअप ये रखा गया था कि इसके अपनों ने इसे कभी वैल्यू तक नहीं दी और एंड में पूरा उल्टा कर दिया। वो लोग अपने तरीके से इसके लिए करा करते थे। स्टार्क को बर्थडे में पैटी मिलना नॉर्म लगता था, लेकिन असलियत में उस कस्टम के पीछे सिग्निफिकेंस थी, जिसका असली मतलब इसे अब जाके पता चला। और फिर तुम बस ये सीन देखो। どう？美味しい？ 美
मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी कैरेक्टर को एक कौर खाते देखने में इतना इमोशनल वेट होगा। ये है फ्री रेन की स्पेशलिटी कि कैसे बिल्कुल बेसिक से सिनारियो को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देना। और ये पूरा सिनारियो सिर्फ आधे एपिसोड का था और उस आधे एपिसोड का भी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही मैंने तुमको बताया है। इसके अलावा इतने सारे कैरेक्टर्स को तुरंत डेप्थ भी दे दी गई। लाइक फ्री रेन के पार्टी का डॉर्फ वॉरियर और स्टार्क के मास्टर को डेवलप कर दिया। स्टार्क के भाई को मुश्किल से 3 मिनट दिए होंगे और तुम्हारे लिए उसके लिए इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। इसके बाद साथ में प्रेजेंट में फेरन का स्टार्क से रिलेशन बिल्ड कर दिया। मैं घंटों बैठ के बस फ्री रेन की इतनी छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ। फ्री रेन की प्रोटैगनिस्ट फ्री रेन जरूर है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो हिम्मेल है। ये फ्री रेन के ओरिजिनल पार्टी का हीरो था जिसके मरने की वजह से फ्री रेन इस दूसरी जर्नी पे निकली है और हर स्पेशल इवेंट में फ्री रेन हिम्मेल और पार्टी के साथ बिताए समय को याद करा करती है। भाई इस हीरो के मुंह से निकले हर एक शब्द इतना भयानक हिट करते हैं। इस स्टोरी का ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी में डेट की जगह इस कैरेक्टर के डेथ के ईयर के रेस्पेक्ट में टाइम बताया जाता है कि हिम्मेल की मृत्यु के इतने साल बाद। तुम स्टोरी में इसका सिग्निफिकेंस ऐसे समझ सकते हो कि जिस भी टाउन में जाओगे वहां इसने अपनी कुछ ना कुछ छाप छोड़ी होगी। अब चाहे वो टाउन के लोगों की मदद करके हो या फिर फ्री रेन और पार्टी के साथ सिर्फ मौज करके। हिमेल का सबसे सैडेस्ट एस्पेक्ट ये है कि इसे फ्री रेन पसंद थी, लेकिन इसने अपनी जर्नी और अपनी पूरी लाइफ में उसे कभी खुल के नहीं बताया। और फ्री रेन बीइंग एल्फ उसे ये सब समझने में ह्यूमन से काफी ज्यादा समय लगता है, इतना ज्यादा कि उसके मरने के बाद भी वो ऑब्लिवियस थी। इस दूसरी जर्नी पे जब फ्री रेन हिमेल और पार्टी के साथ बिताए समय पे रिफ्लेक्ट करती है तो उसे धीमे धीमे हिमेल की फीलिंग्स का एहसास होने लगता है और वो चीज इतनी धाकड़ तरीके से बिल्डअप किया गया है। मैं बहुत मन से चाहता हूँ कि यहाँ स्पॉइल कर दूं, लेकिन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एपिसोड नंबर भी बता दे रहा हूँ, एपिसोड 14। तुम एपिसोड 14 तक फ्री रेन देखो और उसके बाद भी अगर तुम्हें शो हिट नहीं करा तो फेंक देना इसको उठा के। मैं इन 28 एपिसोड्स में समझ लो सैडनेस में रोया हूँ, खुशी में रोया हूँ और बिल्कुल दो कौड़े की चीजों पे हंसा हूँ। हर एपिसोड की वजह से मुझे अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ इवेंट याद आया है और मैं खुद फ्री रेन की तरह उन्हें घंटों तक बैठे सोचता रहा। न जाने कैसे ऑथर ने इन छोटे इवेंट्स को लिखने में कितना ज्यादा ही सोचा होगा, मैं काफी हैरान हूँ। फिर भी मैं तुम्हें वेग बातें नहीं बताना चाहता तो एक हिमेल और फ्री रेन का छोटा सा मोमेंट बताता हूँ। फ्री रेन की पार्टी ने एक रेस्टोरेंट ओनर की एक क्वेस्ट में मदद की होती है और वो ओनर इन लोगों को फ्री में अपने रेस्टोरेंट में खाने को दे देता है। यहाँ का खाना फ्री रेन को काफ़ी पसंद होता है तो वो भर के एक्स्ट्रा खाना मंगा लेती है क्योंकि बाद में हमेशा हर जगह के खाने का टेस्ट बदल जाता है। ये बात सुन के मास्टर शेफ उसे दिलासा देता है कि इस रेस्टोरेंट का टेस्ट और रेसिपी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती है, लेकिन फ्री रेन कहती है कि ऐसा हर कोई कहता है, आखिर में टेस्ट चेंज ही हो जाता है। तो यहाँ अपना लवर हीरो हिमेल ये बोलता है, ならしっかり未来まで届けるんだ。それが僕が要求する今回の報酬で。 भाई साहब ये आदमी अलग लेवल पे डेडिकेटेड था। ऐसे इशारे देने के बाद भी सोचो फ्री रेन समझ नहीं पाई थी। अब ऐसे काम मोमेंट्स में तो फ्री रेन की लिखाई उम्दा स्तर पे है ही, लेकिन एडवेंचर एस्पेक्ट कैसा है इसका? और इस एस्पेक्ट के लिए मैं फ्री रेन के डंजन वाले एपिसोड्स को लाता हूँ। पहली बार मुझे कोई स्टोरी ऐसी लगी जो डंजन क्रॉलिंग के फन और फिलॉसफी को बता रही है और मैं बस बैठ के खुद को वैलिडेशन दे रहा कि और क्या भाई, बिल्कुल सही बात है ये। जैसे फ्री रेन कहती है कि डंजन के हर एक कोने को पहले छान मारो और तब तक अगले फ्लोर में नहीं जाओगे जब तक ये वाला फ्लोर पूरा ना छान लो। मतलब फ्री रेन एक फ्लोर के मेन पाथवे में पहुंच जाती है तो वो मुड़ के दूसरे ब्रांचिंग पाथ में चली जाती है कि अभी वो वाला बचा है। इतनी ज्यादा खुशी हुई थी मुझे कि ये कैरेक्टर हम डंजन्स लवर को समझती है। फिर वो मिमिक वाली चीज, शुरू के एपिसोड से ही एक फ्रीक्वेंट जोक चलता रहता है कि फ्री रेन हमेशा मिमिक्स में फंस जाती है और जब हम लोग डंजन में पहुंचते हैं तो इन लोगों को एक चेस्ट मिलता है जो कि इन लोगों ने बिना उसे खोले आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि मिमिक है। तो फ्री रेन तब उन्हें बताती है कि उस आइडेंटिफाई करने वाले स्पेल की एक्यूरेसी सिर्फ 99% होती है और उस 1% चांस में ही लेजेंडरी आइटम होता है, इसलिए 99% पता होने के बावजूद भी ये इन मिमिक्स में फंस जाया करती थी। इतनी ज्यादा फील गुड वाली चीज थी ये। और लास्ट में डंजन के बॉस रूम के पहले बैठ के पूरे पार्टी का स्ट्रेटेजी सोचना, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि फ्री रेन में बॉस फाइट के बराबर उस बॉस फाइट के प्रीवियस रूम में बैठ के स्ट्रेटेजी करने को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। इतना ज्यादा रिलेटेबल था ये चीज। घंटों घंटों बैठ के एक बॉस के लिए नोट्स लिखा करता था मैं, फिर फेल होकर दोबारा नई वीकनेस लर्न करके दोबारा बॉस रूम में जाना। मेरे जिंदगी के न जाने कितने घंटे इसी में बर्बाद हुए। मेरे फेवरेट मीडिया में हमेशा कुछ चीज़ें कॉमन होती है। पहला, जो मीडिया ह्यूमन इंटरेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं, और दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वन पीस और गिनतामा को ले लो। और इन स्टोरीज़ का मेरा एक फेवरेट एस्पेक्ट ये होता है कि ये गुड बाइज को कैसे दिखाते हैं। वन पीस इस मामले में लेजेंडरी लेवल पे, सांजी और ओनर जेफ का बराटिये से गुड बाय कहना, विवी और स्ट्रॉ हैट्स का अरेबेस्ता वाला गुड बाय, और सबसे इमोशनल गुड बाय मेरी, जिसको सिर्फ सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुड बाइज हमेशा इमोशनल होते हैं। पर्सोना 4 के एंडिंग में ट्रेन से अपने दोस्तों को अलविदा कहना इतना क्लीशे है, लेकिन जो क्लीशे वर्क नहीं करता तो अभी तक जिंदा ना होता। और मुझे खुशी है कि फ्री रेन ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। फ्री रेन
फ्रीडेंट के सेकंड हाफ का 80% सिर्फ एक टूर्नामेंट टाइप है, जिसमें ऑब्वियसली ढेर सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और धीमे धीमे सबके बीच हल्का फुल्का बॉन्ड बनने लगता है। तो लास्ट एपिसोड में जब इस जगह से निकलने वाले होते हैं तो हमारे कैरेक्टर्स हर एक से मिलते हैं और उन्हें गुड बाइस कहते हैं। इतना ज्यादा प्यारा सा था सब कि मैं चाहता था कि ये एपिसोड कभी खत्म ही ना हो, लेकिन फ्रीडेन सबको बस हल्का सा बाय बोल के चल देती है। फिर तुम ध्यान दोगे तो पूरे सीरीज में फ्रीडेन सबको जल्दी से बाय बोल के अपने रास्ते निकल जाया करती थी। तो हाँ, ये चीज भी इसकी पिछली जर्नी से हैबिट बनी है और तुम लोग गेस कर पा रहे होगे कि ये किसकी फिलॉसफी होगी, हमारे हिमेल द हीरो की। मेरे मुंह से सुनने से अच्छा है तुम खुद हीरो के मुंह से सुनो। でも旅を続けている以上また会うことだってあるだろう。涙の別れなんて僕たちには似合わない。だってまた会った時に恥ずかしいからね。 मैं कह रहा ना कि इस कैरेक्टर के मुंह से निकले शब्द अलग ही लेवल पे हिट करते हैं और कितनी प्यारे तरीके से ये सीन एनिमे स्टूडियो ने सीजन के लास्ट में रखा है। और उतनी प्यारी तरीके से इसी बाय सीन के साथ मैं भी अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा देखो भरोसा उठ चुका था मॉडर्न एनिमेस को लेके, लेकिन रिसेंटली ब्लू लॉक और फ्रीडन ने मुझे दोबारा एक्साइट कर दिया है कि अभी भी ऐसी स्टोरीज या वही सेम ओल्ड शोनेन फॉर्मूला में ऐसे धाकड़ चीजें कर सकते हैं राइटर्स। फ्रीडन के चक्कर में डिलीशियस एंड डंजन भी मेरे वॉच लिस्ट में काफी ऊपर आ चुका है और ब्लू लॉक के चक्कर में मैं हाई क्यू भी पढ़ने लगा हूँ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को खत्म किया जाए, जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर तुम नए हो चैनल में तो रिकमेंडेशन के तौर पे मेरी गिनतामा की वीडियो देख सकते हो।